फर्स्ट क्वेश्चन ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे बेस्ड है। एक एल मीटर लेंथ का और आर मीटर रेडियस का एक कॉपर का वायर है जिसके सिरों पे पोटेंशियल डिफरेंस वी लगाया गया। अगर इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी है, अगर वायर का डायमीटर हमने डबल कर दिया तो इलेक्ट्रॉन का अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा? डबल हो जाएगा, अनचेंज रहेगा, या हाफ हो जाएगा, या 1/4 हो जाएगा। तो इस वीडियो में फिजिक्स के 5 ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं जो आपके अपकमिंग एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम्स में आने की हाई प्रोबेबिलिटी रखते हैं। तो इस छोटे से वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला लिखें तो वी डी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो क्या होता है? I/A/N/E। अब अगर हम यहाँ से डायरेक्ट प्रोसीड करने लगेंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सोचेंगे कि हम यहीं से सोच लें कि क्रॉस सेक्शन में जो है वो हिडन रहता है क्या डायमीटर, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन मिल गया, तो गलती हो जाएगी। मैंने आपको कहा था कि जब भी आप में किसी चीज़ का अगर वहाँ पे मेंशन है कोई चीज़, जैसे एस्केप वेलोसिटी का कल क्वेश्चन किया था, अभी बताऊंगा इसके बाद, तो उसका हमें सवाल में यूज़ करना पड़ेगा। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस v लगाया गया था तो हमें यहाँ से i को रिप्लेस करना पड़ेगा। ओमिक लॉ से हम i को रिप्लेस कर सकते हैं। i बराबर होता है v/r, तो हम v/r लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? v बटे रजिस्टेंस। और रजिस्टेंस को भी अगर हम फर्दर रिप्लेस करें तो रजिस्टेंस को रजिस्टिविटी लेंथ बटे एरिया लिखेंगे, तो बटे एरिया का मतलब वो एरिया ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे थोड़ा मैनिपुलेट किया तो देखा कि क्रॉस सेक्शन से क्रॉस सेक्शन कट गया, क्रॉस सेक्शन कट गया। अब देखो एल लेंथ था तो एल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ये फैक्टर आप लिख लेना। जो वी डी है, इस तरह का सवाल आया, हो सकता है लेंथ डबल करी जाती, तो लेंथ के क्या हो गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब वी डी जो है पोटेंशियल के डिफरेंस के क्या हो गया? जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। लेकिन हमारा जो वी डी है वो डायमीटर से इंडिपेंडेंट है। डायमीटर से क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि ये डायमीटर जो है हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है जो कट गया, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर लगाते तो आर को हम रिप्लेस करते, रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है, तो इस तरह से हमें डायमीटर मिलता, लेकिन डायमीटर क्या हुआ? कट हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यास दो गुना कर दिया गया तो अनुगमन वेग जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन ऐसे भी हो सकते हैं कि दो गुना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, आधा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो हमने देखा अनचेंज यानी कि वी ही रहेगा। स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन पे। अब आपको मैं रिकॉल कराऊं, मैंने अभी यहाँ पे ये तो कैलकुलेशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। रिकॉल एक बार बैक करके देख लेना। अब देखो याद करो, मैंने अभी क्वेश्चन एक आपको कराया था किसका? आपको मैंने कराया था एस्केप वेलोसिटी का। सिमिलरली आपको मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, जैसे आप एस्केप वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला अगर लिखोगे तो 2gm/r होता है। देखो समझने पे फोकस किया करो, ठीक है? हम अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो हम एग्जाम हॉल में कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें हमने कहा था कि 11 किलोमीटर पर सेकेंड था उसका जो है अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी, और एक प्लेनेट है जिसका रेडियस जो है वो डबल है, किससे? अर्थ से। और उस वहाँ पे मैंने कहा था आपको उस क्वेश्चन में, मैं फिर से वो बता दे रहा हूँ। रेडियस तो डबल था किसी प्लेनेट पे, लेकिन उन्होंने सवाल में जिक्र किया था कि माध्य घनत्व जो मेन डेंसिटी है वो सेम था किसके? अर्थ के। तब हमारा जो है वहाँ पे हमारा एस्केप वेलोसिटी पूछा गया था। तो अगर हम डायरेक्ट वहाँ पे जाते कि वी ई है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर रूट के, तो रेडियस डबल थी, तो हम इस तरह से करने लगते, गलत हो जाता। क्योंकि वहाँ पे माध्य घनत्व की बात करी गई है, डेंसिटी की बात करी गई थी, इसलिए हमने वहाँ पे मास को रिप्लेस करा था किसमें? मास को हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते थे। तो यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया था 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये आर से आर कट के, तब हमने देखा था कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया था आर के। तो हमने समझा क्या कि अगर हम जनरल फॉर्मूला एस्केप वेलोसिटी का लगाते तो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर रूट के, लेकिन क्योंकि सवाल में माध्य घनत्व का जिक्र था तो हमारा एस्केप वेलोसिटी जो था इन्वर्स डायरेक्टली आ गया था रेडियस के, तो हमारा दो गुना करी गई थी, तो उसका आंसर था 22 किलोमीटर पर आवर एस्केप वेलोसिटी वहाँ पे हो जाएगी। तो सिमिलरली मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, इस सवाल में भी अगर हम सीधा देखते तो वी डी था वो क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा था, क्योंकि I/A/N/E होता है। लेकिन क्योंकि हमें सवाल में क्या मेंशन है कि पोटेंशियल डिफरेंस v लगाया गया, तो हमने इसलिए i को रिप्लेस करा, फिर हमने फर्दर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, क्रॉस सेक्शन खत्म हो गया। मतलब आप एक पॉइंट, ये पॉइंट की तरह भी याद रख सकते हो कि डायमीटर से इंडिपेंडेंट रहा। अब देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का I/A/N/E। तो यहाँ से एक और बात याद रखना कि जो I/A होता है करंट बटे एरिया, वो होता है करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। तो इस तरह से अगर जे के टर्म्स में कभी कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल बन जाए तो हमारा इस तरह से जो हो जाएगा, ठीक है? तो अगर जे का फॉर्मूला लिखें तो VD/NE हो जाएगा। क्या हो जाएगा? VD/NE। इस पर भी न्यूमेरिकल देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत, ये जो मैं टर्म्स यूज करता हूँ वीडियोज़ में, जो चीज़ें इंक्लूड कर रहा हूँ, वो जो समझदार बच्चा है वो समझ पा रहा होगा।
अगर आप इंडियन नेवी की कंप्लीट प्रिपरेशन घर बैठे करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है मंजिल नेवी बैच। ये बैच कल से स्टार्ट हो रहा है और जिसके जो टीचर हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं जी। जो फिजिक्स हैं आर एस सर पढ़ाएंगे, मैथ चित्रा मैम पढ़ाएंगी और डी डी सर इंग्लिश पढ़ाएंगे और मयंक प्रसाद सर जी एस पढ़ाएंगे। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हो। ये उसके प्राइस हैं। अगर आप हमारा रेफरल कोड लक्ष्य12 अप्लाई करोगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर फुल प्रिपरेशन करना चाहते हो एक ही जगह तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। दूसरा प्रश्न है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पे 2 माइक्रोकूलाम का चार्ज है जबकि 5 सेंटीमीटर के गोले पे 5 माइक्रोकूलाम का चार्ज है। तो सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा एक स्क्रीनशॉट, ये ऑफिशियल वेबसाइट वाला क्वेश्चन। देखो सतह पे 80 वोल्ट है तो उसके इनसाइड पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 रहेगा तो कांस्टेंट क्या रहेगा हमारा पोटेंशियल, तो वो भी हमारा 80 वोल्ट उसका आंसर है। तो आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो ऐसे नहीं कि रैंडम कहीं से भी पिक कर लिए मैंने क्वेश्चन कम जरूर होते हैं लेकिन यूनिक होते हैं। और ये वो क्वेश्चन हैं जो आपको डेटा भी चेंज नहीं होगा, ऐसे दिखेंगे एग्जाम्स में। तो बस आप लोग लाइक कर दिया करना इन वीडियोज़ को, नहीं किया तो अभी रोक के वीडियो को कर दो। मैं आपको ऐसे ही जो है ये मिनी मॉक टेस्ट की सीरीज जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता नेवी का कंटिन्यू रखूंगा। और ऐसा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें डेटा भी चेंज नहीं होगा, फिर आप बाकी आके अपना फीडबैक जरूर देना। अब देखो इसमें अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है 1/4πε0 Q/r²। तो उसको हम के लिख दे रहे हैं पूरी बात को, तो के Q/r² हो जाएगा। तो अगर हम इसको क्योंकि अनुपात बताना है तो E1/E2 कर लेते हैं, तो ये Q1 हो जाएगा, नीचे Q2 पहुंच जाएगा। और क्योंकि r² रेसिप्रोकल है तो ऊपर r2 हो जाएगा, नीचे r1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो के खत्म कर लेते हैं, तो डायरेक्ट हमने इस तरह से लिख लिया। अब Q1 पहले कितना था 2 माइक्रोकूलम, तो 2 माइक्रोकूलम बटे Q2 दूसरे पाले पे कितना है 5 माइक्रोकूलम 5 इंटू। अब रेडियस क्योंकि रेसिप्रोकल है तो ऊपर r2 लिखेंगे, r2 मतलब दूसरी वाली रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। नीचे वाली r1 का स्क्वायर पहले कितना है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखो 5 से ये कट जाएगा 25 5 बार, 2 से ये कट जाएगा 4 2 बार, तो 5:2 आंसर आ गया। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ। तो जो क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है तो बहुत सारे एग्जाम ऐसा आपने देखा होगा, एसएससी में भी एमटीएस में आता है तो वो सीजीएल में आ जाता है, सीजीएल वाला कई बार सीएचएसएल उठा लेता है। इसी तरह से इनका टेक्निकल एग्जाम्स जो होते हैं डबल ए का क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है कि जो डबल ए का क्वेश्चन आता है वही एयरफोर्स ग्रुप एक्स भी ले लेता है। ग्रुप एक्स का जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो हमारा टेक्निकल का जो कोस्ट गार्ड है वो पिक कर लेते हैं। तो रिपीटेशन होता रहता है क्योंकि क्वेश्चंस तो उतने ही है। ये कोई ऐसी ये डायनामिक तो है नहीं कि आज प्रेसिडेंट इसके कंट्री के ये हैं तो अगले 5 ईयर में ये हो जाएंगे। ये क्या है कि ये कॉन्सेप्ट जो है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है सेम है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डेफिनेशन 5 साल पहले थी वो 5 साल बाद भी रहेगी। तो इसलिए क्या है कि आप लोग रिवीजन पे फोकस करो, जितना ज़्यादा रिवाइज हो सके। जो प्लेलिस्ट है मैंने कल वीडियो बनाया था स्ट्रेटेजी का, उस प्लेलिस्ट से पैरेलली ये वीडियो जो आ रहे हैं वो देखते रहो। 2-3 क्वेश्चन रोज 2-3 वीडियोज आप रिवाइज करते रहो। तीसरा प्रश्न है जिसमें नमन कोण का मान बताना है। एयरफोर्स का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसमें पूछा गया है एक प्रश्न में फिजिक्स वाले में कि ध्रुवों पे नमन कोण का मान बताओ। तो मेरी कोशिश है, जैसे मैंने कल परसों की वीडियो में भी नमन कोण का एक बनने वाला क्वेश्चन देखा था, तो ये सभी क्वेश्चन जो इस सीरीज में हैं वो लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड हैं, चाहे वो एयरफोर्स का हो चाहे नेवी का हो। तो ये क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी अब देखो ये भी एक टाइप है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे हमें कई बातें समझनी है। क्या समझना है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो होता है बीई कॉस थीटा, जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो होता है बीई साइन थीटा। इन बातों का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है ये केवल इस वाले इक्वेशन से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो दिया, एच की जगह पे हम के लिख सकते हैं, के दिया गया है सवाल में। और बीई की जगह पे जो क्या है चुंबकीय क्षेत्र जो है वो 2K है, तो बीई की जगह पे 2K लिख सकते हैं। और कॉस थीटा सिंपली से के कट गया, 1/2 बराबर कॉस थीटा। तो थीटा का मान यहाँ से कितना मिलेगा 1/2 कॉस में 60 का मान होता है, तो डिप एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। तो इस लाइन से बन गया। अब क्या है कि अगर इन्हीं दोनों इक्वेशन को आप स्क्वायर करके जोड़ोगे तो हमें एक रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मिलेगा वो क्या मिलेगा √V² + H²। इससे भी न्यूमेरिकल बन सकता है। मैं क्या बता रहा हूँ, अगर दोनों साइड का स्क्वायर करके जोड़ दो तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर BE² cos² थीटा प्लस BE² sin² थीटा। BE² कॉमन लोगे तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा को 1 लिख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ से हमें ये रिजल्ट भी मिल सकता है। दूसरी बात, यहाँ से आपसे ऐसे कहा जा सकता है कि आप अगर देखोगे तो बीई साइन थीटा में बीई कॉस थीटा से भाग लगाओगे तो इधर tan थीटा बचेगा और इधर हमारा वर्टिकल बटे हॉरिजॉन्टल। तो हो सकता है आपसे कहा जाए कि किसी सवाल में ऐसे कहा जाए कि क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक का √3 गुना है।
यानी कि अगर ये कह दे कि ये रूट 3 टाइम्स है हमारा किसका ये रूट 3 टाइम्स है इसका, तो ऐसे पूछा जाएगा एंगल ऑफ डिप का मान, तो यहाँ से 30 आ जाएगा। कहा जाए कि ये वाला हॉरिजॉन्टल जो है वो वर्टिकल का रूट 3 गुना है, तो ये x है तो वो रूट 3x है, तो हमारा 1/√3 तो हमारा इसमें 60 आएगा केस में, इस केस में हमारा 30 डिग्री आएगा नमन कोण का मान। कहा जाए कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल है, तो इक्वल है दोनों कट जाएंगे, एक आएगा और एक tan में 45 का मान होता है, तो टिप एंगल 45 आएगा। के एम्पलीट्यूड का रेशियो है 49। जब सुपर इम्पोज किया गया तो रिजल्टेंट जो है किसी पॉइंट पे मैक्सिमम होगा इंटेंसिटी, किसी पे मिनिमम, तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज़ का रेशियो क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन एयरफोर्स और नेवी में आते हैं, जितने भी यही फॉर्मेट है आजकल लेटेस्ट वाला। तो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का जो होगा, पहले ऊपर जो है दोनों को सम कर दो आयामों का, उसका स्क्वायर, नीचे एम्पलीट्यूड का सब्सट्रैक्ट कर दो उनका स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऊपर 9 और 4 13 का स्क्वायर, नीचे इनका सब्सट्रैक्ट करो तो 5 का स्क्वायर, तो हमारा 169/25 इसका राइट आंसर हो गया। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि सीधा ऐसे बस डेटा चेंज होगा, रेशियो दूसरा होगा, ऐसे क्वेश्चन आपको सीधा टपकेंगे एग्जाम में। अब एक बात और याद रखना कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, या एम्पलीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के स्क्वायर रूट के। ये बात इसलिए याद रखना, कई बार क्या होगा कि आपको जो है आयामों का अनुपात देके तीव्रताओं का अनुपात पूछा जाएगा, या तीव्रताओं का अनुपात देके आयामों का अनुपात पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से उनको सॉल्व आगे कर सकते हो, ये जो है रिजल्ट याद रखना। और दूसरी बात, फ्रिंज जो विड्थ होता है, ये जो इंटरफेरेंस चैप्टर में जो यंग ने डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें जो फ्रिंज नंबर ऑफ फ्रिंज, दो बातें याद रखना। एक तो फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला जो है वो d λ/d है, बस ये याद रखना कि जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तरंग दैर्ध्य के। ठीक है, आपसे कहा जाएगा कि 4 ऑप्शन है, 4 कलर हैं आपको ऑप्शन में, किस रंग के लिए फ्रिंज की चौड़ाई सबसे ज़्यादा होगी, तो आपको पता होगा जिस कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होगा, वेवलेंथ आप वेव गियर से देख लेना, जिस आप इधर इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो उसका फ्रिंज विड्थ भी ज़्यादा होगा। और एक बात और याद रखना कि एन एक न्यूमेरिकल और बन चुका है एयरफोर्स में, एन लेमडा बराबर कॉन्स्टेंट से, यानी कि n1 λ1 बराबर n2 λ2। कैसे बनेगा क्वेश्चन कि जब वेवलेंथ कुछ थी, मान लो 6600 एंगस्ट्रॉम थी, तब नंबर ऑफ फ्रिंजों की संख्या जो थी वो मान लो x थी या 20 फ्रिंज थे। अब कहा जाएगा कि अब वेवलेंथ हमारा 7200 है, तो अब नंबर ऑफ फ्रिंज कितने होंगे, तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। पहले इतनी नंबर ऑफ फ्रिंज जब इतनी वेवलेंथ, फिर इतनी नंबर ऑफ फ्रिंज जब इतनी वेवलेंथ, मानी कि n लैम्डा बराबर कांस्टेंट। प्रकाश में ध्रुवण की घटना प्रकट करती है, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट नेचर कैसा, ट्रांसवर्स आंसर हो जाएगा, अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुप्रस्थ। और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग है, वो उनका सबका भी नेचर भी अनुप्रस्थ होता है, चाहे रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, एक्सरेज, गामा रेज, सारे जो हैं वो ट्रांसवर्स होते हैं उनका भी नेचर। जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, अनुदैर्घ्य होती हैं। ये तो पता होगा कि इनमें संपीड़न विरलन होता है, इनमें सुरंग गर्त होता है। एक संपीड़न और एक विरलन के बीच की दूरी जो है वो λ/2 होती है। ठीक है, ऐसी एक सुरंग और एक गर्त के बीच की दूरी भी, लेकिन अगर एक सुरंग और एक सुरंग के बीच की दूरी पूछा जाए तब वहाँ पे लैम्डा हो जाता है। तो ये बातें तब क्लियर होंगी जब पिछले वीडियोज़ का आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहोगे।